जी बेटा जी। बेटा जी, आज की इस वीडियो क्लास में हम क्लास 11 का जो हमारा टॉपिक चल रहा है थ्योरी ऑफ चैप्टर 1 एंड 2, उसकी सेकंड वीडियो करेंगे। फर्स्ट वीडियो में मैंने 1 से लेकर 20 तक के थ्योरेटिकल क्वेश्चन एंड आंसर्स को आपके साथ शेयर किया था, डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो क्लास में बेटा हम 20 से आगे के क्वेश्चंस कवर अप करेंगे। तो चलिए बेटा जी क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 बेटा जी क्या है? What is trade discount and what will be its accounting treatment? सबसे पहले टीचर ने पूछा कि ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है और क्या इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है। पहली बात बेटा, डिस्काउंट को बोलते हैं कंसेशन, या बोलते हैं अलाउंस, या फिर बोलते हैं रिबेट, या बेटा इसको हिंदी में बोलते हैं छूट। मैं जितना प्रोडक्ट का प्राइस है, अगर उस प्राइस से कम प्राइस पर किसी को प्रोडक्ट दूंगा, मान लो कोई चीज 10 रुपए की है और मैंने किसी को वो 9 रुपए की दी है, तो बेटा जी जो 1 रुपए का पैसा कम हुआ है उसको हम कंसेशन, अलाउंस, रिबेट या डिस्काउंट बोल सकते हैं। तो माल को खरीदते समय या माल को बेचते समय बेटा जी, फिर से बोलता हूं, माल को खरीदते समय या माल को बेचते समय जो भी उसके प्राइस पर हम डिस्काउंट ऑफर करते हैं बेटा जी, उसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। आओ बेटा डेफिनेशन पढ़ते हैं। व्हेन कंसेशन और अलाउंस और रिबेट इज गिवन बाय द सेलर टू बायर, जब बेचने वाला खरीदने वाले को एमआरपी पर, यानी जो उसका लिस्ट प्राइस होता है उस पर बेटा जी जो भी डिस्काउंट ऑफर करता है उसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। तो अब आपको समझ में आया होगा ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है। यानी एक सेलर एक बायर को जो भी प्रिंट प्राइस के ऊपर छूट देता है, कंसेशन देता है, अलाउंस देता है, रिबेट देता है बेटा जी, उसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। इसके अलावा बेटा जी एक इंपॉर्टेंट बात, देयर इज नो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट का बेटा जी कोई भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं होता है, यानी इसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते। तो मैंने आपको दो इंपॉर्टेंट बातें बताई। पहला, ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? जब कोई सेलर बायर को लिस्ट प्राइस पर एमआरपी पे जितने रुपए की भी छूट देता है उसको ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। दूसरे नंबर पे बताया कि बेटा जी ट्रेड डिस्काउंट का कोई भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं होता, यानी उसे हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। ट्रेड डिस्काउंट की जो परसेंटेज होती है बेटा उसको माइनस जरूर करते हैं। सपोज करिए 10 रुपए का प्रोडक्ट है, हमने अपने कस्टमर को वो 9 रुपए का दिया, तो बेटा जी जब मैं अपने रजिस्टर में लिखूंगा तो ये दिखाऊंगा कि मेरे पास 9 रुपए आए हैं और मैं ये दिखाऊंगा कि मैंने 9 रुपए का माल बेचा है। यानी जो ट्रेड डिस्काउंट होता है उसको हम एमआरपी पे कम कर देते हैं। कम करने के बाद जो वैल्यू दिखती है उसी को हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो अगर मैंने 10 रुपए वाला प्रोडक्ट बेटा जी 1 रुपए डिस्काउंट पे किसी को दिया और 9 रुपीज का दिया है, तो बेटा जी मैं उसे बुक्स ऑफ अकाउंट में 9 रुपीज का ही रिकॉर्ड करूंगा। तो 9 रुपए का मैं कैश दिखाऊंगा और 9 रुपए की मैं सेल दिखाऊंगा। अब बात आती है बेटा जी कैश डिस्काउंट क्या होता है? वो डिस्काउंट जो पेमेंट के टाइम पर या रिसिप्ट के टाइम पर कस्टमर को दिया जाता है उसको बोलते हैं बेटा जी कैश डिस्काउंट। जैसे बेटा जी मैं अपने कस्टमर को हमेशा 2 महीने का उधार देता हूं। अगर कोई मुझसे माल खरीदता है तो मैं उसे 2 महीने का उधार देता हूं कि दो पैसे 2 महीने के अंदर लौटा देना। अब मैंने क्या किया, मैंने एक स्कीम निकाली। मैंने कहा भैया जो लोग मुझे इमीडिएटली पैसे देंगे मैं उन्हें एक्स्ट्रा 20% का डिस्काउंट दूंगा। जो लोग मुझे जल्दी पेमेंट देंगे मैं उन्हें 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट दूंगा। तो बेटा जी पेमेंट के टाइम पे या रिसिप्ट के टाइम पर जो भी डिस्काउंट होता है बेटा जी याद रखेंगे उसको ही कैश डिस्काउंट कहते हैं। आई बात समझ में? तो अब मैंने ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट समझा दिया बेटा जी। कैश डिस्काउंट को बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, यानी इसको हम क्या करते हैं बेटा जी बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, याद रखिएगा। तो मैंने दोनों इंपॉर्टेंट बातें बता दी। एमसीक्यू में टीचर डेफिनेटली आपसे सवाल पूछेगा कि ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में क्या फर्क होता है। तो ट्रेड डिस्काउंट गुड्स को खरीदते बेचते समय लिस्ट प्राइस के ऊपर जो डिस्काउंट ऑफर होता है उसको ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं और इसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते। पेमेंट के टाइम पर हम जो छूट देती हैं पैसे में, पेमेंट के टाइम पर या रिसिप्ट के टाइम पर जो हमें एट ए टाइम छूट मिलती है उसको बोलते हैं कैश डिस्काउंट और इसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। बेटा जी जो कैश डिस्काउंट होता है वो दो तरह का होता है, एक होता है डिस्काउंट अलाउड और एक होता है डिस्काउंट रिसीव।
अब मैं आगे समझाऊंगा बेटा जी डिस्काउंट अलाउड क्या होता है और डिस्काउंट रिसीव क्या होता है। बेटा जी ए डिस्काउंट इज अलाउड बाय सेलर। जब माल बेचने वाला व्यक्ति बेटा जी, किसी को मैंने उधार माल बेचा और जब वो मुझे पेमेंट देगा तब मैं उसे अगर कोई छूट दूंगा तो उसे बोलेंगे डिस्काउंट अलाउड। अगर मैं दूसरों को डिस्काउंट दूंगा, छूट दूंगा, तो उसे बोलेंगे डिस्काउंट अलाउड। दूसरों को छूट या डिस्काउंट देना बेटा जी। अब इसके अलावा बेटा जी जो कैश डिस्काउंट होता है बेटा जी, डिस्काउंट रिसीव होता है वो बायर देता है। मैंने किसी से माल खरीदा, जब मैंने उसे पैसे देने थे तो मुझे उसे पेमेंट देनी थी 10,100 रुपए की। मैंने कहा जी भाई साहब 10,000 सो ही देने पड़ेंगे या 10,000 में काम चल जाएगा? उसने कहा भाई साहब 10,000 ही दे दो, काम चल जाएगा। तो मैंने उसको पेमेंट करनी थी 10,100 रुपए की और मैंने उसे पेमेंट दी बेटा जी 10,000 रुपए की। तो यहां पर जो मैंने 100 रुपए कम दिए बेटा जी, उसका मुझे फायदा मिल गया, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं डिस्काउंट रिसीव। तो अब आपको समझ में आ गया होगा बेटा जी, मैंने इस पूरी यूनिट में बेटा जी डिस्काउंट से रिलेटेड बातें बताई हैं। डिस्काउंट को कंसेशन बोलते हैं, छूट बोलते हैं हिंदी में, अलाउंस और रिबेट बोलते हैं। अगर गुड्स की बाइंग एंड सेलिंग के टाइम पर डिस्काउंट होगा तो ट्रेड डिस्काउंट, उसे बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। पेमेंट के टाइम पर कोई डिस्काउंट होगा या रिसिप्ट के टाइम पे कोई डिस्काउंट होगा तो उसे कैश डिस्काउंट बोलेंगे, उसे रिकॉर्ड करते हैं। कैश डिस्काउंट दो तरह का होता है, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव। जब हम किसी को माल बेचते हैं और हमें किसी से पेमेंट मिलनी होती है और मुझे कम पेमेंट मिली होती है तो उसको डिस्काउंट अलाउड बोलते हैं। मैंने किसी को पैसे देने थे और मुझे कम पैसे देने पड़े तो उसको बोलते हैं डिस्काउंट रिसीव। डिस्काउंट रिसीव इनकम होता है और डिस्काउंट अलाउड बेटा जी एक्सपेंस होता है। ये मैं लिख देता हूं ताकि आप बोर्ड एग्जाम में गलती ना करें। डिस्काउंट रिसीव बेटा जी इनकम होती है। इसके नेक्स्ट आते हैं बेटा जी क्रेडिटर किससे कहते हैं? बेटा जी जिनसे मैं उधार माल खरीदता हूं उनको क्रेडिटर बोलते हैं। ए पर्सन फ्रॉम हुम बिजनेस परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट इज कॉल्ड इट्स क्रेडिटर। जिन लोगों से भी हमने बिजनेस में उधार माल खरीदा है उसको क्रेडिटर बोलेंगे। बेटा जी मैंने मोहन से 10,000 की बुक्स उधार खरीदी है और मैंने उसको बोला कि पैसे मोहन तुमको मैं 2 महीने बाद दूंगा। तो अब मेरे को जिससे मैंने उधार माल खरीदा है, जिसको मुझे फ्यूचर में उस गुड्स का पैसा लौटाना है, उसे बोलेंगे बेटा जी क्रेडिटर। उसके बाद आता है बेटा जी डेटर किसे कहते हैं? जिन लोगों को हम बिजनेस में उधार माल बेचते हैं, बेटा जी मैंने अजय को 5,000 का, विजय को 10,000 का, संजय को 15,000 रुपए का माल दिया उधार 1 महीने के लिए। वो पार्टी पैसे मुझे 1 महीने बाद पैसे देगी, तो मुझे अजय से 5,000, विजय से 10,000, संजय से 15,000 रुपए लेने हैं। तो बेटा जी ए पर्सन टू हुम बिजनेस सेल गुड्स ऑन क्रेडिट इज कॉल्ड डेटर। जिनको भी हमने उधार माल बेचा होता है बेटा जी उनको बोलते हैं डेटर। अब बात आती है बेटा जी लाइबिलिटीज क्या है। आज की क्लास में बेटा जी मैंने ये भी डिस्कस किया था आपके साथ, ऑब्लिगेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ड्यू बाय बिजनेस टू इट्स प्रोपराइटर एंड अदर्स आर कॉल्ड लाइबिलिटी। बेटा जी जो लाइबिलिटीज होती है, जो भी पैसा, अगर हम बिजनेस की साइड से सोचें तो जो भी पैसा मुझे लौटाना है बेटा जी उसको बोलते हैं लाइबिलिटीज बेटा जी। जो पैसा ऑनर को वापस देना होता है उसको इंटरनल लाइबिलिटी कहते हैं। जो पैसा बाहर वालों को देना होता है बेटा उसको एक्सटर्नल लाइबिलिटी कहते हैं। याद रखेंगे कि जो लाइबिलिटीज होती है बेटा जी वो दो तरह की होती है। हमेशा बिजनेस की साइड से सोचना, जो पैसा बेटा जी मालिक का वापस जाना है उसे इंटरनल लाइबिलिटी बोलेंगे। जो पैसा बाहर वालों का वापस देना होता है उसको एक्सटर्नल लाइबिलिटी कहते हैं। एक्सटर्नल लाइबिलिटी बेटा दो तरह की होती है। एक्सटर्नल लाइबिलिटी एक होती है लॉन्ग टर्म और एक होती है शॉर्ट टर्म। जिसका पैसा 1 साल के बाद वापस देना है वो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, जिसका पैसा 1 साल से कम ड्यूरेशन में देना है बेटा उसको शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी कहते हैं। अब बात आती है बेटा जी एसेट्स किसे कहते हैं। बेटा जी आप जानते हैं, मैंने बताया है कि एसेट्स को हम लोग प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। टेंजेबल और इनटेंजेबल रिसोर्सेस बेटा जी जिनके बेसिस पे मैं पैसा कमाता हूं, रिसोर्सेस बोलते हैं जिनके बेसिस पे मैं पैसा कमाता हूं। टेंजेबल और इनटेंजेबल फॉर्म में जो भी ऐसी एसेट्स हैं जिनसे फ्यूचर में मुझे इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेंगे उन्हें एसेट्स कहते हैं। एसेट्स को इजी भाषा में बेटा जी प्रॉपर्टी भी बोलते हैं।
क्या बोलते हैं बेटा जी, प्रॉपर्टी बोलते हैं। मैंने इसके ऊपर 15 से 20 मिनट की एक स्पेशल वीडियो बनाई है लाइबिलिटीज और एसेट्स के ऊपर, कि लाइबिलिटीज क्या होती हैं और एसेट्स क्या होती हैं बेटा जी। वो वीडियो मैं शेयर कर चुका हूं चैनल पे, फिर भी मैं दोबारा आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगा। तो यहां पर बेटा जी समझ लीजिएगा कि टेंजेबल एसेट्स और इनटेंजेबल एसेट्स दो तरह की एसेट्स होती हैं। और एसेट्स वो होती है जिसका फ्यूचर में हमें इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा। मैंने जमीन खरीदी है बेटा जी, वो मेरी प्रॉपर्टी है या एसेट्स है। बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, कार, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये सब चीजें एसेट्स हैं। सर समझ में नहीं आ रहा कि हम एसेट्स किसको बोलेंगे किसको नहीं बोलेंगे। बेटा जी जिसमें ये 5 क्वालिटी लिखी होंगी मैं उन्हीं को एसेट्स बोलूंगा। मेरी बात को ध्यान से समझेंगे बेटा जी। बेटा जी जिन चीजों में भी जो चीजें कॉस्टली एंड वैल्यूएबल आती हैं, बेटा जी लैंड कॉस्टली एंड वैल्यूएबल आती है, हाँ सर। बेटा जी गोल्ड कॉस्टली एंड वैल्यूएबल आता है, हाँ जी सर। बिल्डिंग बेटा जी कॉस्टली एंड वैल्यूएबल आती है, हाँ जी बेटा जी, बिल्डिंग हो गई। इसके अलावा बेटा जी क्या करें सर, कार। बेटा जी जो भी प्रॉपर्टी या जो भी एसेट्स यानी जो भी आइटम कॉस्टली एंड वैल्यूएबल होती है बेटा जी उसको हम अपनी एसेट्स मानते हैं। दूसरा, उसका हमें लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक बेनिफिट मिलता है बेटा जी। तीसरा बेटा जी वक्त पड़ने पर मैं उसको दोबारा रीसेल कर सकता हूं। चौथी चीज बेटा जी उसकी ऑनरशिप मेरे नाम पर ट्रांसफर हो सकती है जब मैं खरीदूंगा। इसके अलावा बेटा जी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, मेरे पास वो चीज जितनी ज्यादा होगी मैं फाइनेंशियली उतना स्ट्रांग माना जाऊंगा। बेटा जी जिसमें ये 5 फीचर इंक्लूड होते हैं उन्हीं सब चीजों को हम एसेट्स कहते हैं। बेटा जी अगर मैं बात करूं एसेट्स कितनी तरह की होती है, तो बेटा एसेट्स 3 तरह की होती है। पहले नंबर पे जो एसेट्स होती है बेटा जी वो होती है करंट एसेट्स। दूसरे नंबर पे जो एसेट्स होती है बेटा वो फिक्स्ड एसेट्स होती है। तीसरे नंबर पे जो एसेट्स होती है बेटा जी वो फिक्टिशियस एसेट्स होती है। करंट एसेट्स बेटा जी किसे कहते हैं मैं वर्बली बता देता हूं, वो सभी एसेट्स जो किसी और फॉर्म में रखे हैं लेकिन विद इन 1 ईयर सेल आउट हो जाएंगी। यानी ऐसी प्रॉपर्टी, ऐसी एसेट्स जो विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट हो जाएंगी उन्हें करंट एसेट्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेटा जी मैं समझाता हूं आपको, जैसे दुकान में रखा हुआ स्टॉक है, जिस मूवमेंट वो स्टॉक बिकेगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कैश में। तो बेटा स्टॉक करंट एसेट्स होता है। बैंक में रखा हुआ पैसा, बेटा जिस मूवमेंट में बैंक से पैसे निकालूंगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सर कैश में। तो बेटा जी बैंक बैलेंस भी करंट एसेट्स होता है। जिन लोगों को मैं 2 महीने या 3 महीने का उधार माल बेचता हूं, जिनसे मुझे पैसे 2 या 3 महीने में मिलेंगे, बेटा जी उन्हें डेटर बोलते हैं और उन्हें भी हम करंट एसेट्स कहते हैं, क्योंकि उनसे पैसा 2 या 3 महीने में हमें मिल जाएगा और वो कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वो सभी एसेट्स जिनका अमाउंट विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट हो जाएगा उन्हें करंट एसेट्स कह रहे हैं। फिक्स्ड एसेट्स बेटा जी जिनकी जो लाइफ है या जिनका जो बेनिफिट है 1 साल से ज्यादा ड्यूरेशन तक मुझे मिलेगा। यानी मैंने आज उन्हें खरीद लिया है और उसका बेनिफिट आने वाले 5 साल, 10 साल, 15 साल तक मुझे मिलेगा, उन्हें कहते हैं फिक्स्ड एसेट्स। जैसे बेटा लैंड मैंने एक बार खरीद ली, बंदा ऊपर चला जाता है, जमीन नीचे रह जाती है। गोल्ड, बेटा जी गोल्ड हम खरीदते हैं और हमारे बाद उसे सारी हमारे रिलेटिव यूज करते हैं हमारे मरने के बाद। तो बेटा जी गोल्ड की लॉन्ग टर्म लाइफ होती है, कॉस्टली वैल्यूएबल आता है, वक्त पड़ने पर रीसेल कर सकते हैं, ऑनरशिप अपने नाम पर ले सकते हैं। जिसके पास जितना ज्यादा गोल्ड वो उतना फाइनेंशियली स्ट्रांग माना जाएगा। तो बेटा जी यहां पर आती है फिक्स्ड एसेट जिनका बेनिफिट मोर देन 1 ईयर से ज्यादा समय तक मिलता है हमें। फिक्टिशियस एसेट बेटा इज ए काइंड ऑफ लॉसेस होते हैं, ये किसी तरह की एसेट्स नहीं होती हैं। अगर हमें बिजनेस में किसी तरह के हैवी लॉसेस होते हैं तो उनको बोलते हैं फिक्टिशियस एसेट्स, उनको काल्पनिक एसेट्स कहते हैं। इनके बारे में बेटा हमारे 11 से रिलेटेड कुछ नहीं है, इसलिए मैं ज्यादा यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा। जो फिक्स्ड एसेट्स होती हैं बेटा जी वो 2 तरह की होती हैं, टेंजेबल और दूसरी होती है इंटेंजेबल। टेंजेबल का मतलब होता है बेटा जी जिन्हें टच करके देखा जा सकता है, यानी जिनकी कोई ना कोई फिजिकल फॉर्म होती है या जिन्हें टच करके देखा जा सकता है। फॉर एग्जांपल बिल्डिंग को टच कर सकते हैं, हाँ सर। लैंड को टच कर सकते हैं, हाँ सर। कंप्यूटर को, हाँ सर। कार को, हाँ सर। गोल्ड को, हाँ सर। इसके अलावा कार को कर लेंगे बेटा, फर्नीचर को कर लेंगे, मशीन को कर लेंगे, ये सब हमारी एसेट्स हैं। जिन एसेट्स को टच करके देखा जा सकता है उनको बोलते हैं टेंजेबल एसेट्स। अब बात करते हैं बेटा जी जिन एसेट्स को हम टच करके नहीं दे सकते लेकिन फिर भी वो मेरी एसेट्स हैं बेटा जी। एसेट्स विच हैव नो फिजिकल फॉर्म, जिनकी कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है, जिन्हें छुआ नहीं जा सकता बेटा जी, इन्हें हम बोलते हैं अपनी इंटेंजेबल एसेट्स। बेटा जी इसमें क्या आता है, इसमें आती है बेटा जी गुडविल।
जो फर्म की रेपो वैल्यू होती है बेटा जी, रेपो वैल्यू दिखाई नहीं देती है बेटा जी। मान लीजिए मैं बहुत अच्छा टीचर हूं, फेमस हूं, तो बेटा जी मेरी अपनी एक इमेज वैल्यू, अपनी एक गुडविल है बेटा जी। तो जिस बिजनेस की जितनी अच्छी गुडविल और इमेज वैल्यू होगी, यानी समझ लो मार्केट में उसका उतना ही ज्यादा कस्टमर वैल्यू होगा, समझ गए। पेटेंट, पेटेंट बोलते हैं बेटा जी इज ए काइंड ऑफ लाइसेंस। बाजार में कोई भी प्रोडक्ट बेचने के लिए आपको उस प्रोडक्ट को रजिस्टर्ड कराना पड़ता है, और जो हम प्रोडक्ट को रजिस्टर्ड कराते हैं बेटा जी उसको पेटेंट बोलते हैं। इसके अलावा होता है बेटा जी ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क बोलते हैं सर लोगों को, मैं सोच रहा हूँ शूज बनाऊंगा, उस पर एडिडास का साइन यूज कर लूं, नहीं कर सकता। मैं सोच रहा हूं कि मैंने जो शूज बनाया उसमें राइट का निशान लगा दूं, वो नाइकी का निशान है, मैं यूज नहीं कर सकता। हम किसी और के सिंबल को यूज नहीं कर सकते, सिंबल भी बेटा जी प्रॉपर्टी होता है। इसके अलावा बेटा जी कॉपीराइट, कॉपीराइट बेटा जी कॉपीराइट है, ये भी हमारी एसेट्स होती है। मैं सोच रहा हूं आप सब लोगों को एक मूवी बनाऊंगा लेकर, एक मतलब तुम सब लोगों को लेकर एक मूवी बनाऊं, और उस मूवी का नाम रखूंगा शोले, नहीं, शोले रख सकता हूं क्या सर? शोले तो ऑलरेडी किसी मूवी का नाम है। तो सोच रहा हूं तुम सब लोगों को लेकर एक मूवी बना लो, नाम रखूंगा दिल चाहता है। क्या मैं दिल चाहता है नाम रख सकता हूं? सर नहीं रख सकते बेटा, मैं किसी और के नाम को कॉपी नहीं कर सकता, किसी और के कंटेंट को कॉपी नहीं कर सकता, मैं किसी और के सॉन्ग को कॉपी नहीं कर सकता, किसी के बुक में लिखे हुए कंटेंट को कॉपी नहीं कर सकता, क्योंकि वहां पर कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा बेटा जी। तो बेटा जी ये सब इंटेंजेबल एसेट्स होते हैं, जिनके मैंने आपके साथ एग्जाम्पल शेयर किए। तो एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स जो है वो दो तरह की होती हैं, टेंजेबल और इनटेंजेबल। अब बात करते हैं बेटा जी एक्सपेंस किसे कहते हैं। वो एक्सपेंस बेटा जी, वो चीजें, वो खर्चे जिनका बेनिफिट हमें, वो खर्चे जिनका हमें बेनिफिट विद इन वन अकाउंटिंग ईयर मिलेगा। मैंने किसी ऐसी चीज पे खर्चा किया है जिसका बेनिफिट एक अकाउंटिंग ईयर में ही मिल जाएगा, ऐसे खर्चे को बेटा जी बोलते हैं एक्सपेंस। मैंने रेंट पे किया, इधर भैया जी मैंने दुकान यूज की, उधर मैंने किराया दे दिया। मैंने इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया, इधर मैंने इलेक्ट्रिसिटी यूज की, उधर मैंने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर दिया। मैंने इंटरनेट चार्जेस पे किए, इधर मैंने क्या किया, इंटरनेट फैसिलिटी यूज की, उधर बिल पे कर दिया। तो बेटा जी जहां पर हम हैंड टू हैंड बेनिफिट यूज कर लेते हैं, या बेनिफिट को विद इन वन अकाउंटिंग ईयर यूज करते हैं, इस तरह के बेनिफिट पर जो भी हमारा पैसा खर्च हुआ है बेटा जी उसको ही एक्सपेंस कहते हैं। उसके नेक्स्ट आता है बेटा जी इनकम किसे कहते हैं। बेटा जी ए रेवेन्यू रिसीव अगेंस्ट एक्सपेंस इज कॉल्ड इनकम, या फिर ए रेवेन्यू पार्ट ऑफ इनकम विच इज एलोकेटेड टू करंट ईयर। यानी जो भी वन अकाउंटिंग ईयर में आपने पैसे अर्न किए हैं, चाहे फिर वो गुड्स को बेचने से किए हो, या किसी कस्टमर से डिस्काउंट रिसीव हुआ हो, या किसी से कोई किसी तरह का कमीशन रिसीव हुआ हो, तो बेटा जी इसको हम बोलते हैं अपने बिजनेस की रेवेन्यू या फिर इनकम। यानी जिस चीज में मैं डील करता हूं, मान लीजिए मेरी मेडिकल स्टोर की दुकान है बेटा जी, तो दवाइयां बेचकर जो मुझे पैसे मिले हैं वो क्या है, मेरा रेवेन्यू। ठीक है, मैंने बेटा जी एक लिमिट से ज्यादा, जो मेरे को टारगेट दिया था उससे ज्यादा मैंने प्रोडक्ट बाजार में सेल कर दिया, इसलिए मुझे एक्स्ट्रा कमीशन मिला है, तो बेटा जी वो भी मेरी इनकम या रेवेन्यू होता है। तो बेटा जी जो भी आपको वन अकाउंटिंग ईयर में, ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर, जो भी पैसा आपको कहीं से अर्न हुआ है, रिसीव हुआ है बेटा जी, उस अर्निंग को बेटा जी हम बोलते हैं इनकम या रेवेन्यू। अगर बेटा आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।